पिछले वीडियो में देख रहे थे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कैसी होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसके हमने एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। अभी देखते हैं अगर कई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हों तो अगर वो आपस में मिलती है तो क्या इफेक्ट होता है, और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव अगर किसी मीडियम से टकराती है, किसी बाउंड्री से टकराती है तो क्या होगा। तो बाउंड्री कंडीशन हमें डिस्कस करनी है बेटा। जैसे मान लीजिए एक वेव, बल्कि हम इसको कहेंगे पल्स है, एक रस्सी में आपने ऐसे किया और छोड़ दिया, तो उसके बाद ये जो पल्स आगे चलेगी तो आगे जाके जब ये यहाँ एकदम हमने रस्सी को यहाँ पे गांठ बांधी हुई है तो यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, तो यहाँ से टकराने के बाद रस्सी में ये पल्स वापस आता है। देखिए जब ये पल्स इस तरफ जा रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब ये टकरा के वापस आई है, अब देख रहे हो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ गया बेटा, कितना, पाई का। तो टकराने के बाद जब ये वापस आ रही है इसकी इक्वेशन होगी a साइन ओमेगा टी, डायरेक्शन यहाँ पर प्लस एक्स थी, यहाँ पर माइनस एक्स है तो यहाँ पे प्लस के एक्स आएगा, साथ में पाई आएगा क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई का है। तो जाने वाली वेव की इक्वेशन ये होगी और आने वाली वेव की इक्वेशन ये होगी अगर ये वेव किसी रिजिड बाउंड्री या क्लोज्ड बाउंड्री से टकराती है तो। अब देखिए अगर रस्सी को आपने ऐसे एक रिंग साइड टाइप डाल दिया, मतलब अब ये कहलाएगी ओपन बाउंड्री, मतलब ये पॉइंट ऊपर नीचे हिल सकता है। पहले यहाँ पे गांठ बंधी हुई थी तो हिल नहीं सकता था, यहाँ पर ये हिल सकता है। तो अगर आप एक ऐसे पल्स भेजोगे तो जो पल्स आगे जा रही है इस तरफ जा रही है, उसकी इक्वेशन क्या, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बेटा जब टकरा के ये वापस आती है तो ओपन बाउंड्री से जैसी गई थी वैसी आ जाती है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। इसका मतलब आने वाली इक्वेशन की क्या होगी, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बस कोई फेज डिफरेंस नहीं। तो इस तरह से हम क्लोज बाउंड्री और ओपन बाउंड्री के लिए जाने वाली और आने वाली वेव की इक्वेशन हम डेवलप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बेटा अगर दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एक साथ इंटरफेयर करती हैं, दो वेव या दो से ज्यादा वेव एक साथ मिलती हैं तो क्या होता है बेटा, उन सबका अपना अपना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सभी के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो एक वेव बनती है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, उस रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव्स। हर वेव का किसी पॉइंट पे, मान लीजिए एक वेव ऐसे चल रही है, यहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट है 1 mm, एक दूसरी वेव जा रही है उसका डिस्प्लेसमेंट है 10 mm, एक तीसरी डिस्प्लेसमेंट जा रही है वेव जा रही है उसका डिस्प्लेसमेंट है -3। तो बेटा इन सब का एल्जेब्रिक सम करोगे तो y इज इक्वल्स टू, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ थर्ड वेव, इस तरह से nth वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स का एल्जेब्रिक सम होगा। हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब दो या दो से ज्यादा वेव एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं या इंटरफेयर करती हैं तो उनकी वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनती है उस वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ईच वेव। क्लियर है यहां तक। तो जब इस तरह की वेव बेटा, सिमिलर टाइप की वेव एक साथ इंटरफेयर करेंगी तो उनकी वजह से तीन फिनोमेना होते हैं जो हमें डिस्कस करने। पहला है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। जब दो वेव सिमिलर फ्रीक्वेंसी और सिमिलर स्पीड की एक ही डायरेक्शन में चलती हैं और दोनों किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी तो बेटा वहां पर उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ड्रास्टिकली बढ़ भी सकता है और ड्रास्टिकली वो कम भी हो सकता है। अगर वो सेम फेज में मिलती हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जब वो अपोजिट फेज में मिलती हैं तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमें पढ़ना है क्लास 12th में, इसलिए सिर्फ बेसिक समझो, इसको हमने डिस्कस करना है क्लास 12th में। दूसरा फिनोमेना है स्टेशनरी वेव्स। जब दो वेव सिमिलर फ्रीक्वेंसी की, सिमिलर स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन में एक ही लाइन में चलती हैं, इधर से एक रस्सी में ऐसे वेव बना दो, एक इधर से रस्सी में वेव बना दो, जब ये दोनों इस तरह की चलेंगी तो इस रस्सी में जो वेव बनेगी दे आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। तो बेटा स्टेशनरी वेव कब बनती हैं, व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड अलोंग सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कब बनी थी,
जब सेम डायरेक्शन में चले था। इंटरफेरेंस तब होता है जब दो वेव सेम डायरेक्शन में चलें। स्टेशनरी वेव जब बनती है जब बेटा अपोजिट डायरेक्शन में चले। क्लियर है? तीसरा फिनोमेना है बीट्स। जब दो वेव की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस हो, कितना? 10 से कम का डिफरेंस हो, तो उस वक्त जब दो वेव चलती हैं तो बेटा उनके रिजल्टेंट से जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में वेरी करता है। एक बार मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके मिनिमम हो गया, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होगा, फिर इंक्रीज कर जाएगा। मतलब वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड आएगा। समझ आ रहा है बेटा? तो अगर दो वेव के बीच में फ्रीक्वेंसी का कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है तो उनके इंटरफेरेंस से जो वेव बनेगी उस वेव का एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली वेरी करेगा मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड के बीच में। तो ऐसी जो वेव बनती हैं उनको बोलते हैं हम बीट्स। हमें क्लास 11th में अभी स्टेशनरी वेव और बीट्स को डिस्कस करना है। ये टॉपिक हमें डिटेल में है। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करेंगे अभी हम स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक रस्सी है ऐसे, और इस रस्सी को दोनों एंड से क्लैंप कर दिया है, बांध दिया गया। ये फिक्स्ड एंड से लेंथ को हम इधर से मेजर करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे x = 0 है, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। इस एंड पे आगे लेंथ कितनी हो गई? L हो गई। क्लियर बच्चों? अब मान लीजिए मैं यहाँ से एक वेव इस तरफ भेजता हूँ, तो जब ये वेव इधर चलेगी तो इस एंड से टकरा के वापस आएगी। तो एक वेव उधर जा रही है और एक वेव इधर आ रही है। जब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगी वेव्स, तो बेटा इसमें स्टेशनरी वेव्स बनेगी, स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। तो वो जो स्टैंडिंग वेव्स बनेगी उन वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमें यही कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो बेटा जो वेव इस तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो उसकी इक्वेशन हम लेंगे y1 = a sin ωt माइनस kx। माइनस इसलिए लिया क्योंकि वेव उस तरफ जा रही है, और बेटा टकरा के यहां से वापस आएगी तो उसकी इक्वेशन होगी y2 = a sin ωt प्लस kx। प्लस इसलिए आया क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो गई है, और प्लस पाई इसलिए आएगा क्योंकि फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई का। और बेटा इसको साइन पाई प्लस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिखते हैं, तो यहां से y2 = -a sin ωt प्लस kx हुआ। जब ये दोनों वेव सुपर इंपोज करेंगे तो बेटा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन, तो न्यू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? y = y1 + y2। ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। तो y = y1 हम ये लेंगे और y2 लेंगे ये वाला। दोनों को ऐड कर दो बेटा। इसमें देखोगे sin a - b sin a + b, दोनों की आइडेंटिटीज लगा दो। आइडेंटिटी लगा के हमारा फाइनली फॉर्मूला आ जाता है y = -2a sin kx cos ωt। इस टर्म में देखेंगे ये जो पूरी टर्म है, आप इसको एम्पलीट्यूड ले लोगे तो y = a cos ωt। बच्चों ये और ये दोनों हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हुआ। जो दोनों के सुपरपोजिशन से जो वेव बनी उस वेव का एम्पलीट्यूड कितना हुआ? -2a sin kx। तो एम्पलीट्यूड हमने ले लिया -2a sin kx। अब इस एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में आप एक चीज देखेंगे, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड चेंज होगा। इसका मतलब बच्चों एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, और आप जानते हो स्टेशनरी वेव्स में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, हर पोजीशन का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। तो अगर हम ये देख लें कि x = 0, मतलब यहां पे जब हमने ये एंड फिक्स कर रखा है तो हमें पता है बेटा इसका तो एम्पलीट्यूड वैसे ही 0 होगा। तो एम्पलीट्यूड 0 होगा जब x = 0 है, और हमें यह भी पता है कि ये वाला एंड भी फिक्स है, तो इस एंड पे भी एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम x को L पुट कर दें तब भी एम्पलीट्यूड हमारा 0 आ जाना चाहिए, और एम्पलीट्यूड 0 है तो इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 हो, तो ये पूरी टर्म हमने 0 कर दी। लेकिन कब? जब x की वैल्यू L के इक्वल हो। तो हमने यहां पे x की जगह L ले लिया। तो बेटा -2a को इधर ले जाओ, साइन के L की वैल्यू 0 आनी चाहिए। और साइन 0 कब होता है? जब साइन की वैल्यू 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, और 0 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 0 वाली कंडीशन नहीं लेंगे। पाई, 2 पाई, 3 पाई पे साइन के L की वैल्यू 0 होगी, इसलिए साइन के L, ये के L = आ गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से, यानी n पाई। n की वैल्यू 1 2 3 है। k क्या होता है?
2 पाई बाय लैम्डा, प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो यहां से हम लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2L/N। ठीक है, इसका मतलब जो वेव बनेगी उसकी वेवलेंथ कितनी, किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे, और एक ये नंबर n पे। अब बेटा हम चाहते हैं कि उस वेव में, इसमें जो वेव चलेगी या स्टेशनरी वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाई लैम्डा होता है। v बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव या ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, t बाई म्यू, t क्या होता है टेंशन, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो बेटा म्यू इज इक्वल्स टू आएगा n/2L √t बाई म्यू। ये जनरल फॉर्मूला है फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग। तो म्यू इज इक्वल्स टू n/2L √t बाई म्यू, ये जनरल फॉर्मूला होगा। हम इसी फॉर्मूले से नॉर्मल मोड्स कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए। अभी देखते हैं इसमें फंडामेंटल मोड्स क्या क्या बनेंगे। नॉर्मल मोड्स कहते हैं, नॉर्मल मोड्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या डेवलप होगी इसमें। बेटा फॉर्मूले में n इज इक्वल्स टू 1 पुट करो। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू n/2L √t बाई म्यू, तो n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी 1/2L √t बाई म्यू। यह फ्रीक्वेंसी कहलाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और हमारा एक फॉर्मूला आया था लैम्डा इज इक्वल्स टू 2L/N, तो n में भी अगर 1 पुट कर दोगे तो L इज इक्वल्स टू आएगा λ/2। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए इस पूरी लेंथ में कितनी वेव बने, λ/2, मतलब हाफ वेव बननी चाहिए। यहां से लेके यहां तक की पूरी लेंथ में हाफ वेव बने ताकि वो λ/2 के इक्वल आ जाए लेंथ। इसलिए यहां से यहां तक एक हाफ वेव बनाई है सिर्फ। देखिए पूरी वेव कैसी होती है बेटा, पूरी वेव तो ऐसी चलेगी, हाफ वेव हो गई यहां तक, मतलब इतनी वेव सिर्फ। तो हमने सिर्फ इतनी ही वेव बनाई है। क्लियर है। अब देखिए ये पॉइंट बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं हिल रहा है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या ये कह दो एम्पलीट्यूड किसका है, इस पोजीशन का। तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो उसको बोलते हैं नोड, उस पोजीशन को बोलेंगे नोड, और जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको बोलेंगे एंटी नोड। तो इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में 2 नोड और एक एंटी नोड बनता है बेटा। दूसरा देखते हैं सेकंड हार्मोनिक, इसको फर्स्ट ओवरटोन भी कह देते हैं। जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2L/N में आप n को 2 पुट करो, L इज इक्वल्स टू आ गया लैम्डा। ऊपर से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n/2L होता है, तो n की जगह 2 पुट कर दिया तो बेटा 2μ1 आ गया। अब इसमें ये देखो L इज इक्वल्स टू लैम्डा आ रहा है, इसका मतलब पूरी लेंथ में एक वेव बननी चाहिए, एक कंप्लीट वेव। तो आप देखेंगे यहां से जाने वाली वेव की एक कंप्लीट वेव, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आने वाली वेव की भी एक कंप्लीट वेव। समझ में आ रहा बेटा। तो इस पूरे डायग्राम में आप देखेंगे यहां पे नोड है, यहां पे नोड है, यहां पे नोड है, ये जगह और ये जगह एंटी नोड की पोजीशंस हैं जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ये डायग्राम है सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन के लिए। सिमिलरली अगर हम थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन की बात करेंगे बेटा, तो n की वैल्यू 3 ले लो, वहां से लैम्डा इज इक्वल्स टू 3L/3 आएगा, 2L/3, यहां से L इज इक्वल्स टू 3λ/2, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ μ1, मतलब 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब बेटा पूरी लेंथ में 3λ/2 यानी 1.5 वेव बननी चाहिए। तो यहां से यहां तक 1.5 वेव, एक वेव और फिर ये आधी वेव, आने वाली वेव की भी एक वेव और फिर ये आधी वेव। इसमें देखो नोड 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 नोड, मतलब इन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड 0, और ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, एंटी नोड्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो इस तरह से हम डिफरेंट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या हार्मोनिक्स, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इन सब के डायग्राम्स बना सकते हैं, हर एक की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। हो सकता है बेटा ये। दूसरा आप देखेंगे एक कंक्लूजन इसमें कि यहां पर फ्रीक्वेंसी है μ1, यहां पर फ्रीक्वेंसी μ2 आई, इसका 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, मतलब सभी की अगर फ्रीक्वेंसी की रेशो देखोगे तो 1:2:3:4:5 इस तरह से चलेगी, मतलब एक तरह से हार्मोनिक सीरीज बन जाती है। तो सभी एक तरह से सभी हार्मोनिक्स में अवेलेबल होते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, स्ट्रिंग में सभी हार्मोनिक्स अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों अभी देखते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग।
अभी भी स्ट्रिंग ही चल रहा है, तो उसमें कुछ लॉज हैं वाइब्रेशंस के, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया पहले से ही, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस इन स्ट्रिंग क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर टी बाई म्यू। यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला है उसमें n होता है वो मोड निकालने के लिए, लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा यह है 1/2L अंडर टी बाई म्यू। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, याद रहेगा बेटा, दिस म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ लेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है, ये हमें दिखाई दे रहा है इससे। लेकिन बेटा ये तब पॉसिबल है जब टी और म्यू को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो टी एंड म्यू आर कांस्टेंट, देन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसी तरह से लॉ ऑफ टेंशन में क्या है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन है, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। लेकिन कब, जब एल और म्यू ये दोनों कांस्टेंट हो जाए, लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होंगे, तब ये लो वैलिड होगा। क्लियर है। इसी तरह से लो ऑफ मास में क्या बेटा कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√μ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एक तरह से, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √μ। लेकिन कब, जब बाकी चीजें एल और टेंशन, मतलब लेंथ एंड टेंशन कांस्टेंट हो जाए। इनके अलावा एक दो लॉज और भी हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करना समझते हैं। देखो बेटा, रस्सी की लेंथ मान लीजिए एल है, डायामीटर है डी, और रस्सी की जो डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πd²/4, और लेंथ इसकी एल ले रखी है। तो बेटा हम लोग जानते हैं म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, m/l होता है। तो यहां से m/l निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रो इंटू πd²/4 आएगा। क्लियर है। तो यहां से म्यू पता चल गया, इस म्यू को उठा के रख दो इस फॉर्मूले में, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2L अंडर टी बाई दिस होल क्वांटिटी, दिस होल क्वांटिटी हैज टू बी शिफ्टेड हियर। तो बेटा यहां से 4 ऊपर ले जाओ, 2 से 2 कटेगा, तो म्यू इज इक्वल्स टू 1/, देखो d² है, इसको भी रूट के बाहर ले लिया, 1/LD अंडर टी बाई पाई और डेंसिटी, ये दोनों चीजें बची। तो ये फाइनल फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले में देखो कि फ्रीक्वेंसी डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। लेकिन कब, क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी, लेंथ, टेंशन और डेंसिटी। तो अगर लेंथ, डेंसिटी और टेंशन कांस्टेंट है तो बेटा फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डायमीटर। इसी तरीके से लॉ ऑफ डेंसिटी क्या है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ρ, लेकिन एल, डी और टी कांस्टेंट होने चाहिए, एल, डी और टी कांस्टेंट होने चाहिए।